everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel Science Side. Today again we will do the MCQs of the digestion chapter for the 11th class, and this is for the NEET exam preparation. Let's start the video with the question number 1, and the question number 1 is, which of the following is not a major component of the food? Major component food का नहीं है, इनमें से कौन ऐसा है जो मेजर component नहीं है food का? कार्बोहाइड्रेट मेजर कंपोनेंट है, प्रोटीन मेजर कंपोनेंट होता है, फैट्स मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, विटामिन नहीं होते। विटामिन हमें स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए फूड में मेजर कंपोनेंट नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन, इसमें नॉट पूछा था क्वेश्चन में, ज़रा ध्यान से देख लेना, यहाँ पे नॉट लिखा है, तो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा दैट इज विटामिन एंड ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाइजेशन? अभी इजी स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन, देन हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ भी चलेंगे। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब होता है खाना खाया, पचाया, उसको एब्जॉर्ब किया, एक न्यूट्रिटिव फॉर्म में हमारे ब्लड में वो गया। इसका मतलब हमने बड़ी बड़ी जो रोटी खाई है, जो हमने बिग मैक्रो मॉलिक्यूल्स खाए हैं, उनको हमने एब्जॉर्ब फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है, द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि वो बड़े थे मैक्रो मॉलिक्यूल। चाहे हम प्रोटीन की बात करें बच्चे, तो प्रोटीन में आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स की चेन्स होती हैं बहुत लंबी लंबी, उनको हम तोड़ते हैं स्मॉल अमाइनो एसिड्स की चेन्स में। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में होते हैं, हमें उन्हें मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, हम उनकी एमल्सिफिकेशन करते हैं और छोटे पार्टिकल्स में हम उनको कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब बिग मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हैं तो वो बायोमॉलिक्यूल। सेकेंड ऑप्शन में हमें ये दिया था ना कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बात सही है, लेकिन वो बायोमॉलिक्यूल्स हमारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े हैं, हम उनको छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड भी देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो तो आएगा ही नहीं वर्ड, क्योंकि हम बड़े पार्टिकल को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी मैक्रो की बात करनी चाहिए थी इन्हें। डी ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ द सिंपल बायो मॉलिक्यूल टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सिंपल फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्या? नहीं, डाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि जो बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल थे उनको हमने छोटे में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर डाइजेशन के लिए, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? हम जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं? उनमें आता है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि आपको पता है हमारे माउथ और उसके बाद बकल कैविटी से स्टार्ट होके देन देयर इज अ फूड पाइप। ये फूड पाइप जे शेप के एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज स्टमक। दिस इज ओइसोफेगस या ईसोफेगस आप बोलते हैं इसको, देन दिस इज स्टमक। उसके बाद हमारे पास सी शेप की डोर्डनम वाला रीजन है, जिसके बाद आपको हाईली कॉइल्ड एरिया दिखेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आपको इस तरह से इसके आसपास लार्ज इंटेस्टाइन देखने को मिलेगी, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। एंड देन वी हैव अ रेक्टम एंड एनस, तो ये एरिया है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। मैं कंप्लीट नहीं बना रही हूँ। तो दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। ये कहाँ से शुरू हुआ? माउथ से शुरू हुआ, बकल कैविटी, देन फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस, देन वी हैव अ स्टमक, देन वी हैव अ सी शेप ड्योडेनम, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया था जो ओपन अप हुआ, कहाँ पे? यहाँ सीकम था। देन वी हैव अ कोलोन एरिया, ये कोलोन एंड होता है रेक्टम के बाद एनस पे। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है हमारी। इसके साथ एसोसिएशन में कुछ ग्लैंड्स काम कर रहे हैं। यहाँ वाले रीजन में सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ हमारे पास लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस तरफ हमारे पास पेनक्रियाज है, दिस इज पेनक्रियाज, दिस इज लीवर एंड देयर इज सलाइवरी ग्लैंड्स। तो कुछ ग्लैंड्स हमारे काम कर रहे हैं जिनको एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो इन दोनों का नाम जो है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है। अकेला एलिमेंट्री कैनाल काम नहीं करता, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अकेले कुछ नहीं कर सकते। म्यूकस ग्लैंड का नाम क्यों दिया है यहाँ पे? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका बैठ रहा है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज द माउथ लेड इनटू द एलिमेंट कैनाल? जब हम माउथ की बात करते हैं, ठीक है, दिस इज अवर नोज नोस्ट्रिल, उसके बाद हमारा ये माउथ वाला एरिया है, ठीक है, दिस इज माउथ। ये ओपनिंग जो है इसको हमने बोल दिया माउथ।
ये माउथ आगे कहाँ जा रहा है, ये जो जगह है इसका क्या नाम है, ये जो जगह है इसका नाम है ओरल कैविटी या आप बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। ये किस तरफ जा रहा है, इट लेड इनटू द बक्कल कैविटी, जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको टीथ देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको टंग देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ग्लैंड्स, यहाँ पे भी आपको 2 ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको सलाइवरी ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, टीथ देखने को मिलते हैं, टंग देखने को मिलती है। इस कैविटी का नाम है ओरल कैविटी और आप बोल सकते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, आपका आंसर यहाँ पे है ओरल कैविटी। फेरिंग्स नहीं बोलते बच्चे, फेरिंग्स तो कॉमन पैसेज है। किस चीज के लिए कॉमन पैसेज है, ये कॉमन पैसेज है आपका एयर के लिए और फूड के लिए, दोनों के लिए, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के बाद जब फेरिंग्स आता है, कॉमन पैसेज आता है जिसको हमने नाम दे दिया फेरिंग्स, जब हम इसकी बात करते हैं तो उसके बाद फूड पाइप अलग से चली जाती है, विंड पाइप अलग से चली जाती है। दिस इज विंड पाइप, ये विंड पाइप है और ये वाली पाइप आपकी फूड की पाइप है। विंड पाइप में सबसे पहले जो एरिया आता है उस एरिया को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं जी, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप नजर आता है हमें, और उस फ्लैप को हम क्या नाम देते हैं जी, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। एपिग्लॉटिस किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, एक फ्लैप है, एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ही नहीं आएगा। सो लैरिंग्स, इसके नीचे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ग्लॉटिस से नीचे मुझे क्या देखने को मिलता है, वॉइस बॉक्स, जिसका नाम है, वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। तो लैरिंग्स, ओरल कैविटी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था बच्चे। मैं नेक्स्ट चल रही हूँ, आपको आंसर यहाँ शो हो रहा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज डाईफायोडोंट, ये टर्म क्या है बच्चे, डाईफायोडोंट का मतलब होता है हमारी लाइफ साइकिल में हमें 2 बार 2 सेट्स ऑफ टीथ जो है देखने को मिलते हैं, उस टर्म को बोला जाता है डाई। डाई मतलब 2, फायोडोंट मतलब टीथ, हमें 2 सेट्स देखने को मिल रहे हैं हमारे लाइफ साइकिल में। तो हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टीथ हैं। अच्छा, नाम क्या है उनका, पहली बार जो जो आपका बच्चा है, जब उनमें पहली बार टीथ देखने को मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2102। और अगर मैं पूछूं हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो टीथ टोटल हैं कितने छोटे बच्चे में, 20 हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम किसी एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला होता है 2123, और टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32। हम ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे पास 32 दांत हैं, तो दिस इज 32। एडल्ट में 2123 इज द डेंटल फॉर्मूला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। अभी डायोफायोडोंट का जो मतलब था 2 टाइप्स ऑफ टीथ था, क्या नहीं, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ टीथ नहीं है, हमारे पास तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। 2 फेसेस नहीं, 3 टाइप्स नहीं, 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग अवर लाइफ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ 6th क्वेश्चन आपके पास है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ, लो आ गया टाइप्स ऑफ टीथ। जब हम बच्चे टीथ की बात करते हैं ना, तो हमें कुछ कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो मैंने ये बता दिया कि हमें डाईफायोडोंट वर्ड याद रखना है। ठीक है, हमें कितने टाइप्स ऑफ टीथ है हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, ये याद रखना है। उनके नाम याद रखने हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड लास्ट वी हैव अ मोलर। तो ये हमें याद रखना है कि हमारे पास 4 टाइप्स हैं। एक हमें याद रखनी है टर्म थीकोडोंट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये टीथ है ना, ये हमारा जो टीथ है ना, ये एक गड्ढे के अंदर इंसर्टेड है। इस गड्ढे की वजह से हम इसको टर्म देते हैं दिस इज थीकोडोंट। ठीक है, एक गड्ढा जैसे है, मतलब ऐसे नहीं है, कोई प्लेन सरफेस नहीं है जिसके ऊपर इस तरह से टीथ जो है वो अरेंज है, नहीं, इसके पास कुछ रूट्स हैं, दैट रूट्स आर अटैच्ड, कुछ ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे जिनके साथ इनका कनेक्शन है,
तो इस टर्म के लिए हम यूज करते हैं थीकोडोंट वर्ड, ठीक है। इसके अलावा एक और वर्ड भी आएगा, वो नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी आंसर क्या है आपके पास 4 तरह के टीथ हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला याद रखना है 2 1 2 3 किसमें, एडल्ट्स में, और बच्चों में कौन सा है 2 1 0 2 किसमें, छोटे बच्चों में, ठीक है। मिल्क टीथ जिसको हम बोलते हैं, जिन छोटे बच्चों के पास मिल्क टीथ है उनमें फॉर्मूला है 2102। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 7th क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये आपका जो टीथ है इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं हार्डेस्ट सरफेस है, ये हार्डेस्ट है ये पूरे बॉडी में, बोन से भी हार्ड होता है, दिस इज नोन एज इनामल। ये च्यू करने में हेल्प करता है, फूड को तोड़ने में हेल्प करता है, यानी हम मैकेनिकली उसको तोड़ते हैं। तो इनामल जो है ये वो पार्ट है। लास्ट वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज अ पल्प, जहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स और नर्व्स के साथ इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इसको रूट भी बोलते हैं, रूट ऑफ द टीथ इज नोन एज अ पल्प। तो ब्लड वेसल्स के साथ इसका कनेक्शन है, कुछ नर्व्स जो हैं उनके साथ इसका कनेक्शन। यहाँ पे आंसर क्या है आपका, इनेमल, ठीक है। डेंटाइन नहीं आएगा, रूट कैनाल नहीं आएगा, पल्प नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर टंग इज अटैच टू द ओरल कैविटी। जब भी हम टंग की बात करते हैं तो टंग में आपको याद रखना है बच्चे, अभी मैं साइड वाला व्यू भी दिखा देती हूँ, दिस इज साइड व्यू ऑफ द टंग। ये जो हमारी टंग है ना, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपको ये उठी हुई जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, एक वो नाम याद रखना है, उनको हम पैपिले बोलते हैं, पैपिले बोलते हैं। और पैपिले के सरफेस के ऊपर हमें टेस्ट बर्ड्स देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट टेस्ट बर्ड्स नहीं है, पैपिले हैं, ठीक है। जो रफ सरफेस है दैट इज ऑफ पैपिले, और उनके ऊपर हमें टेस्ट बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा टंग के लिए आपको ये याद रखना है, इट इज द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल है ये, ठीक है। और किससे अटैच्ड है, एट द बेस ये यू शेप की हायोड बोन से अटैच्ड है, एक ये भी चीज याद रखनी है। और जब मैं साइड व्यू देखती हूँ ना इसका, जब आप अपनी टंग को बाहर की तरफ खींचते हैं तो आपने देखा कि बस थोड़ा सा खींच सकते हैं आप, और इसके लोअर सरफेस पे आपको कुछ अटैचमेंट दिखती है बकल कैविटी में, जहां पे ये नीचे से अटैच है, उस अटैचमेंट का नाम है फ्रेनुलम, फ्रेन्यूलम। सो आपने ये नाम याद रखना है। अब पता चल गया नाम क्या है, फ्रेन्यूलम इज द अटैच्ड, आपका ओरल कैविटी में जो अटैच्ड पार्ट है टंग का उसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। पैपिले तो ऊपर थे, पैपिले तो ऊपर वाला रफ सरफेस है, यहाँ पे ये दोनों वर्ड बिल्कुल गलत दिए हैं, इन दोनों में से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये तो ऊपर की तरफ है बच्चे, और फ्रेन्यूलम नीचे की तरफ अटैच्ड पोर्शन है इसका टंग का। तो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ 9th क्वेश्चन इज, What does the question mark represent in the following figure? इस फिगर में आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है जो इस जगह पे है, ठीक है। आप उसका नाम बता सकते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन है क्या। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो हाईली कॉइल्ड एरिया था, जैसे ही उसका एग्जिट हुआ, उसके एग्जिट को क्या बोलते हैं, इलियम। अच्छा, उसने लार्ज इंटेस्टाइन में अपने आप को ओपन अप करना है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो एरिया है जहाँ पे इसने अपने आप को ओपन करा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लाइंड सेक। दूसरा नाम क्या है, सीकम, तो बोलते हैं सीकम। इसके साथ एक छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी अटैच्ड होती है जिसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। अच्छा, जब ये कोलोन हमारी स्टार्ट हो गई, आगे आपको पता है असेंडिंग कोलोन आएगी, ट्रांसवर्स कोलोन आएगी, डिसेंडिंग कोलोन आएगी, उसके बाद यहाँ वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। कौन सा कोलोन, सिग्मोइड। ऊपर जाने वाला कौन सा था, असेंडिंग साइड, ये हॉरिजॉन्टली जाने वाला कौन सा था, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन, और नीचे की तरफ जाने वाला कौन सा था, डिसेंडिंग कोलोन। तो फिर थोड़ा सा जो ये इस तरह से कर्व शेप का बना हुआ है इसका नाम है सिग्मोइड कोलोन। आंसर देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। एपिग्लॉटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपिग्लॉटिस क्या था बच्चे, बता दिया था कि जैसे ही ये फेरिंग्स वाला एरिया, दिस इज फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स वाला एरिया, मुझे यहाँ पे लाइन नहीं बनानी थी। फेरिंग्स वाला एरिया फूड पाइप में डिवाइड हो जाता है, दूसरी तरफ विंड पाइप में डिवाइड हो जाता है, दिस इज विंड पाइप। तो विंड पाइप में सबसे पहला एरिया जो स्टार्टिंग वाला है, ये वाला एरिया, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप बनी होती है जो क्या करती है, फूड पार्टिकल को यहाँ एंटर करने से रोकती है। इट प्रिवेंट द इनटेक ऑफ द फूड इनसाइड द विंड पाइप। और फूड के इनटेक को अगर प्रिवेंट कर रही है, इस फ्लैप को हम क्या नाम देते हैं, दिस फ्लैप विच इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, this is made up of cartilage is known as epiglottis। इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि किससे बना होता है, कार्टिलेज से। कौन से टिश्यू से, कार्टिलेज से बना होता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास 11th क्वेश्चन है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज, बता चुकी हूँ कि जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का क्वाइल्ड एरिया इलियम में एग्जिट करता है, यहाँ पे फिनिश होता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे आपको इस तरह से सेगमेंटेड ये कोलोन दिख रही है, दिस इज कोलोन। ये जो ब्लाइंड सेक है, ये जो ब्लाइंड सेक है जिसका नाम सीकम है, सीकम के पास ही आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से दिखती है, इसके पास ही यहाँ पे, दिस इज नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन। और नाम क्या है, अपेंडिक्स। इसका नाम क्या है, अपेंडिक्स। दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका कोई रोल नहीं है डाइजेशन में, वेस्टिजियल ऑर्गन, बल्कि इम्यूनिटी में फिर भी रोल है, डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है। इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाशियोरकर इज द करेक्टराइज्ड बाय, क्या है, एक डिजीज का नाम है बच्चे। ये कैसा डिजीज है, इसकी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से होता है। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बेटा, ये तो देखते ही पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 13th, which of the following act as antibacterial agent in the saliva। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं। स्लाइवा की पीएच लर्न कर लेनी है बच्चे, वो है 6.8, ठीक है। स्टमक की पीएच कितनी होती है, स्टमक की पीएच कितनी होती है, दैट इज 1.7 भी बोल सकते हो, 1.8 भी लर्न कर सकते हो। उसके बाद जब इंटेस्टाइन में हम पहुंच जाते हैं तब अल्केलाइन सिक्रीशंस होती हैं वहां पे, तो वहां पे पीएच आपने याद रखनी है 7 अभी सलाइवा की बात कर रहे थे, तो सलाइवा में आपको पता है सलाइवरी अमाइलेस प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेस। कुछ कुछ बातें याद रखनी है, इसको टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसके साथ साथ सलाइवा में कुछ कुछ प्रेजेंट होता है वाटर का कंटेंट, ठीक है। कुछ आपके प्रेजेंट होते हैं लाइजोजाइम। ये क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इनके पास। कैसी प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। जितना बैक्टीरिया फूड के थ्रू, हम गंदा फंदा खाना खाते हैं ना बाहर, मोमो बहुत अच्छे लगते हैं वो खा लेते हैं, तो जैसे ही बैक्टीरिया एंटर करेगा फूड के थ्रू हमारे माउथ में, तो हमारे सलाइवा के अंदर लाइजोजाइम है जिसके पास एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, वो उन बैक्टीरियाज को किल कर देगा। इट विल किल द बैक्टीरिया। क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा। उस चीज को क्या बोलते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। किसमें है, लाइजोजाइम में। लाइजोजाइम कहाँ है, सलाइवा के अंदर। सलाइवा की पीएच कितनी है, 6.8, न्यूट्रल पीएच। नाउ लगभग न्यूट्रल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास बच्चे, ब्रूनर ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रूनर ग्लैंड फाउंड इन, कहाँ है, ब्रूनर ग्लैंड है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन कौन सा एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला एरिया जो आपका सी शेप है, कई यू शेप बताते हैं, जो आपका सी शेप है दैट इज नोन एज अ ड्यूओडेनम, वहां पे। और ड्यूओडेनम की कौन सी लेयर में, म्यूकोसा में कि सब म्यूकोसा में,
कि मस्क्यूलरिस में कि सेरोसा में, तो करेक्ट आंसर है आपका सब म्यूकोसा। ये एक सिर्फ इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो सब म्यूकोसा वाली लेयर में प्रेजेंट है बच्चे। इसीलिए तो मैंने कहा जहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन आ गई ना, जैसे केमिस्ट्री में आती है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। दिस इज द ओनली ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा लेयर। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात इसकी क्या है, अल्केलाइन पीएच को मेंटेन करने में, अल्केलाइन पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है ये इंटेस्टाइन की, क्योंकि इतना एसिडिक फूड आता है ऊपर स्टमक से, तो नीचे तो इंटेस्टाइन को हार्म हो सकती है, तो यहाँ पे चाहिए अल्केलाइन पीएच। अल्केलाइन पीएच मेंटेन करने के लिए ब्रूनर ग्लैंड भी हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपके पास सही बी। नेक्स्ट हम चलते हैं 15th क्वेश्चन में, which structure is responsible for attaching the tongue to the floor of the oral cavity? Already we have done it, that is frenulum. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 16th क्वेश्चन है आपके पास, सेलेक्ट द करेक्ट पाथवे। क्या आप मुझे पाथवे बता सकते हैं बाइल के लिए कौन सा होता है? बाइल क्या होता है भाई? लीवर द्वारा फॉर्मेशन होती है बाइल की, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। ये क्या काम करता है फिर? ये काम करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ, दिस इज फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मतलब बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना इज नोन एज ए इमल्सिफाइड। तो बाइल की फॉर्मेशन हिपैटिक सेल्स करते हैं। जब भी हम लीवर की बात करते हैं ना, तब हम हिपैटिक वर्ड की बात करते हैं। तो हिपैटिक सेल्स रिलीज करते हैं बाइल को। बाइल हेल्प करता है इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब देखते हैं, जब हम बच्चे लीवर की बात करते हैं, इसके पास दो लोब्यूल्स होते हैं, दो आपके पास वो होते हैं, इसके चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट। इनसे निकलने वाली जो डक्ट है उसको क्या नाम देते हैं? हिपैटिक डक्ट। क्या नाम देते हैं? हिपैटिक डक्ट। इसने बाइल की फॉर्मेशन की। बाइल को स्टोर कहाँ किया? बाइल को स्टोर किया है गॉल ब्लैडर ने। दिस इज गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर से फिर निकलने वाली एक डक्ट है, उसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। वो बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट आपस में मिलके क्या बनाती हैं? कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाती हैं जी? कॉमन बाइल डक्ट। अब इतनी इतनी लाइन ढूंढ ले पहले, फिर आगे बताती हूँ क्या रास्ता है। हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अभी तक तो सही चल रहा है। ये गॉल ब्लैडर ये तो शुरू से ही खराब हो गया, क्योंकि हिपैटिक डक्ट सबसे पहले लीवर की बात आती है, हिपैटिक डक्ट की बात आती है। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, हिपैटिक डक्ट। ये फोर्थ भी गॉल ब्लैडर वाला गलत है। अब इन दोनों में से सही ढूंढना है। जब हमारे पास बच्चे कॉमन बाइल डक्ट आ गई ना, जब हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट आ गई, अच्छा, तो उसके बाद हमें बात करना है कि ये डक्ट नीचे जा रही है। देन हमारे पास ना बच्चे पेनक्रियाज होता है इधर साइड में, और पेनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट जो है वो बना देती है ये जो अंदर डक्ट है पेनक्रियाज के, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ वीरसंग। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ वीरसंग, या पेनक्रिएटिक डक्ट भी बोल सकते हैं। ये पेनक्रियाज की पेनक्रिएटिक डक्ट में सिर्फ पीडी करके लिख रही है। उसके बाद ये कॉमन जब हुई ना, यहाँ पे ये जो कॉमन है इसका नाम इधर लिख रही हूँ नीचे, इसको बोलते हैं हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। का नाम है हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले लीवर था, लीवर से निकलने वाली डक्ट इज नोन एज ए हिपैटिक डक्ट। ठीक है, हिपैटिक डक्ट ने बाइल को बनाया। बाइल को स्टोर कहाँ करते हैं हम? गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि बाइल वहां से सिक्रीट होगा। उस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। लेकिन दोनों डक्ट जब आपस में मिल जाती हैं, ये वाली और ये वाली, तब उसका नाम हम क्या रखते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। क्या नाम रखते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। जब ये डक्ट हमारे पास बन गई, पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ ये एडअप हो जाएगी और इसका नाम होगा हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। ये नाम होगा। तो हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट वाला ये पूरा रीजन मैंने आपको बता दिया। ढूंढिए, हिपैटिक डक्ट यानी लीवर वाली, गॉल ब्लैडर आ गया स्टोरेज के लिए, सिस्टिक डक्ट आ गई सिक्रीशन के लिए,
बाइल डक्ट बन गई, कॉमन बाइल डक्ट जिसका नाम है, हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट बन गई, या एम्पुला बन गया। एम्पुला का मतलब है अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन अप होने वाली है, इसलिए थोड़ी सी स्वोलन हो चुकी है, वो एरिया थोड़ा सा स्वोलन हो चुका है, एंड एट लास्ट वो डिओडेनम में एंटर कर चुकी है। तो दिस इज द होल पाथवे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पाथवे पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ, ये आपका जो जॉ है इस तरह से उसके सॉकेट में इस तरह से एम्बेडेड है, उस चीज को क्या बोलते हैं? हम टर्म देते हैं थीकोडोंट। क्या टर्म देते हैं? थीकोडोंट। मैंने कहा था हम टर्म्स यूज करते हैं, डाई फायोडोंट, थीकोडोंट, और मैंने कहा था एक और टर्म बताऊंगी मैं, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड वी हैव मोलर्स। तो कितने तरह के टीथ है हमारे पास? 4 तरह के, अलग अलग तरह के टीथ की इस वर्ड को क्या बोलेंगे? हेटेरोडोंट। थीको मतलब जॉ के अंदर एम्बेडेड है, ये वाली टर्म हो गई। और डाईफायोडोंट मतलब 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे पास हमारी लाइफ साइकिल के ड्यूरिंग। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या है? थीकोडोंट, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स द कॉलम में। आप ट्राई करिए बच्चे खुद से इसको। हॉस्ट्रा का मतलब होता है बच्चे कि जब भी हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं ना, और इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन, ये सीकम वाला एरिया था, ये इलियम के साथ अटैच था, यहाँ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स था, उसके बाद आपको ऊपर बनाना होता है ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद आपको लार्ज इंटेस्टाइन को इस तरह से नीचे बनाना होता है डिसेंडिंग कोलोन, उसके बाद थोड़ा सा इस तरफ से मुड़ जाती है हमारी, दैट इज सिग्मोइड कोलोन, दिस इज सिग्मोइड, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन एंड दिस इज असेंडिंग कोलोन। तो जब हम कोलोन बना रहे हैं, दिस इज नोन एज असेंडिंग कोलोन। जब हम कोलोन बनाते हैं तब हम ऐसे ऐसे जो सेगमेंट्स बनाते हैं ना, ये जो स्मॉल सेगमेंट्स बनाए हमने, या स्मॉल पाउच बनाए हमने, इनको बोला जाता है क्या? ऑस्ट्रा। तो देखिए स्मॉल पाउच या स्मॉल सेगमेंट लिखा है, बिल्कुल लिखा है, इन द कोलोन इज नोन एज, ये जो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट बनाए ना, इनका नाम है ऑस्ट्रा। ग्लिसन कैप्सूल, ग्लिसन का मतलब होता है चमकना, चमक, और कैप्सूल का मतलब है वो जो लीवर है, या जब हम हिपैटिक सेल्स की बात करते हैं, या हम आर्टरीज की बात करते हैं लीवर की, जब हम लीवर की बात करते हैं ना, उसमें एक कवर लगा होता है, थोड़ा सा चमक होती है उसमें, दैट इज ग्लिसन कैप्सूल, हम उसका नाम देते हैं। देखिए ढूंढिए, लीवर से रिलेटेड है ये रहा। पैपिले, कितनी बार बता दिया कि हमारी टंग के ऊपर जो इस तरह से क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग में अभी वो वर्ड नहीं आ रहा, रफ सरफेस जो है, उठा हुआ हिस्सा जो है टंग का, जो छोटे छोटे हमें उठे हुए हिस्से दिख रहे होते हैं, दैट इज नोन एज, टेस्ट बर्ड से रिलेटेड है। हाँ जी, टंग के ऊपर रफ सरफेस भी है, ये भी बोल सकते हैं, इसको पैपिले बोलते हैं, और इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड, यहाँ 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 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 से रिलेटेड है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और इसी एक्सट्रिंसिक फैक्टर को, एक्सट्रिंसिक ऐसा, एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब है हम विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। क्यों हमें विटामिन B12 चाहिए भाई? हमें विटामिन B12 चाहिए आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए, आरबीसीज की ग्रोथ के लिए हमें ये चाहिए विटामिन B12, साइनोकोबैलामिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आरबीसी की फॉर्मेशन अगर आपको अपनी बॉडी में करवानी है, उनकी ग्रोथ अगर आपको करवानी है, तो आपको चाहिए विटामिन B12, जिसको कोबैलामिन भी बोलते हैं, और इसको कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर कौन इसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पे है, कहाँ पे प्रेजेंट है? ये
पेराइटल सेल्स की जब हम बात करते हैं ना, जो HCl के लिए रिस्पॉन्सिबल है, HCl की सिक्रेशन के लिए, वहीं पे हम देखते हैं देयर इज अ कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12। और विटामिन B12 आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए चाहिए। क्या मुझे कोई बता सकता है आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इराइथ्रोपोइसिस। स्पेलिंग में थोड़ा सा मेरे ख्याल से इधर उधर एडअप हो गया है। Erythropoiesis is the name for the formation of a RBC in the bone marrow, and what is the requirement for the formation of a RBC? That is vitamin B12। तो ये आपका प्रॉपर आंसर है। ऑप्शंस आपको आंसर दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देख लेना बच्चे। डेंटल फॉर्मूला कितनी बार बता चुकी हूँ, अब तो डायरेक्ट लिख रही हूँ। दैट इज 2 1 2 3 विच इज इन द एडल्ट, ये आपका आंसर है। ये अगर अपर जॉ में है तो यही आपके लोअर जॉ में है, 2 1 2 3, इसीलिए इस तरह से आपको ढूंढना है। आंसर ढूंढिए कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है भाई इंटेस्टाइनल विलाई के लिए। तो विलाई जो है इस तरह से इंटेस्टाइन की म्यूकोसा वाली लेयर में प्रेजेंट होता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, बिल्कुल ठीक बात है ना। माइक्रोविलाई होते हैं, हाँ जी, इनके ऊपर कॉल्यूमिनर सेल्स होते हैं, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, जिनके पास ब्रश बॉर्डर होता है, और इस फीचर को हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं हम? माइक्रोविलाई। वो फर्दर क्या करते हैं? फर्दर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। एंड ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड द लैक्टियल। बिल्कुल, इन दोनों के बीच में, दो विलाई के बीच में आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं, आपको लैक्टियल देखने को मिलता है। लैक्टियल क्या है? लिम्फ वेसल। लैक्टियल क्या है बच्चे? लिम्फ वेसल को लैक्टियल बोलते हैं। वाइट कलर की होती है ये वेसल, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैट होते हैं, फैट की अब्जॉर्प्शन कर लेता है लिम्फ वेसल। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सही बात है। ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फूड, गलत बात, डाइजेशन थोड़ी करता है, एब्जॉर्प्शन भी तो करवा रहा है, एब्जॉर्प्शन भी तो लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे ये बात सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच गए हैं। Hepatopancreatic duct open into duodenum and carry what? देखिए, लीवर था ना, लीवर से कौन सी डक्ट आई थी? लीवर से आई थी आपकी हिपैटिक डक्ट, और हिपैटिक डक्ट जो है इस तरह से गॉल ब्लैडर के साथ ये आ गई हिपैटिक डक्ट, ये आया गॉल ब्लैडर, इसके साथ जाके मिल गई। गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट थी? सिस्टिक डक्ट। मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, मैंने बता चुका है ये आपको आंसर। उसके बाद ये दोनों कॉमन हुई तो इसका नाम रख दिया हमने बाइल डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद हमारे पास इधर पेनक्रियाज था, पेनक्रियाज की डक्ट का नाम क्या था? पेनक्रिएटिक डक्ट। पेनक्रिएटिक डक्ट, पेनक्रिएटिक डक्ट का दूसरा नाम क्या है? डक्ट ऑफ रीसम। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, पेनक्रियाज की डक्ट और ये बाइल डक्ट आपस में जब मिल गई, अब फिर से कॉमनली इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। और जैसे ही इसने स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन अप होना है, थोड़ा सा आपको ये स्वोलन रीजन देखने को मिलेगा, इसका नाम है एम्प्यूला। और ये ओपन अप कहाँ होती है? ये जैसे ही ओपन अप होगी तो उस एरिया में हम देखेंगे देयर इज अ सी शेप की आपकी ड्योडेनम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। और सिक्रीट क्या करेगी? ऑब्वियसली नाम हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट है, तो पेनक्रियाज के इंजाइम पेनक्रिएटिक जूसेस इसके पास हैं, हिपैटो यानी बाइल इसके पास है। तो देखिए दोनों वर्ड कहाँ दिख रहे हैं, बाइल भी है, पेनक्रिएटिक जूस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following is not a common disorder associated with the digestive system के साथ related, इसमें से कौन सा नहीं है? बच्चे टेटनस नहीं है, सबको पता है टेटनस को, ये क्या लिखने लगी हो, दैट इज लॉक जॉ डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, ये लॉक जॉ डिसऑर्डर जो है क्लोस्ट्रीडियम टेक्नी की वजह से होता है।
ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम ये हैं कि आपका जो जॉ है अच्छे से काम नहीं करता, आप स्वेलो नहीं कर पाते फूड को, तब आप बोलते हो कि टेटनस जो डिजीज़ है वो हुआ है। डायरिया रिलेटेड है हमारे स्टमक से और बाकी प्रॉब्लम से। जॉन्डिस लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। डाइसेंट्री हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती है। तो ये तीनों तो हैं, लेकिन ये नहीं है। लॉक जॉ डिसऑर्डर बोलते हैं, ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉक जॉ डिसऑर्डर कौन सा है, दैट इज टेटनस। किसकी वजह से होता है, क्लस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है हमारे पास, अ ग्लैंड विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जब हमने बात की थी तो हमने किस किस की बात करी थी, लाइवरी ग्लैंड्स की बात करी थी, और किसकी बात करी थी, लीवर की बात करी थी। इज द लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये भी बात याद रखनी है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर। उसके बाद पेनक्रियास की बात करी थी, लेकिन हमने एड्रीनल की बात नहीं। एड्रीनल कहाँ होता है, जो हमारी किडनीज हैं उसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड इस तरह से आपने देखा होगा कि दोनों किडनीज जो हैं उनके ऊपर इस तरह से आपने एड्रीनल ग्लैंड देखे होंगे, जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। नाउ इसका आंसर देख लेते हैं, दैट इज बी। 24th क्वेश्चन है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, यस वी नो दैट, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द वेरियस फंक्शन, यस वी नो दैट। चूज वन विच इज नॉट करेक्ट, लेकिन कौन सा सही नहीं है वो बताइए। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाँ जी मेटाबॉलिज्म करता है। डाइजेशन ऑफ फैट, हाँ जी बिल्कुल करता है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल, बिल्कुल सही, हाँ जी करता है। डी ऑप्शन, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन। बच्चे नाम देखिए गैस्ट्रिन, जब गैस्ट्रिन वाला वर्ड आता है तो गैस्ट्रिक वर्ड यानी स्टमक की बात होती है, और स्टमक के अंदर जी सेल्स होते हैं जो गैस्ट्रिन हार्मोन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बात तो बच्चे पेट से रिलेटेड है यानी स्टमक से रिलेटेड है, ये लीवर के साथ क्यों मिला रहे हैं, तो ये यहाँ पे बात सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 25th क्वेश्चन है, मार्क द राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें से जो आपको सही लगती है उसको टिक करिए। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम है, बिल्कुल इसको हम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्जन करने के लिए हमें कौन चाहिए, एंटीरोकाइनेस चाहिए। ये कहाँ से आएगा, काइनेस चाहिए, कहाँ से आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूोडेनम से आएगा और इसको एक्टिव कर देगा। ट्रिप्सिनोजन इज सेक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ट्रिप्सिनोजन का रिलेशन देखो कहाँ डाल दिया इन्होंने, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के साथ, गलत बात। ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन वगैरह की बात तो हम पैनक्रियाज के साथ करते हैं बच्चे, है ना। नेक्स्ट, एंटीरोकाइनेस इज सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज, ये भी गलत बात है। अरे एंटीरोकाइनेस तो मैंने अभी आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है बच्चे, कहाँ डाल दिया इन्होंने पैनक्रियाज के साथ। बाइल कंटेन ट्रिप्सिन, लो जी सबसे गलत बात, बाइल के अंदर ट्रिप्सिन नहीं, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होती हैं, और कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स नहीं, ठीक है। और हम बिलीविडिन बिलीरुबिन की बात करते हैं जो कि स्टूल और यूरिन को येलो कलर देते हैं। तो यहाँ पे जो सही है, इन्होंने राइट थिंग पूछी थी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ वीडियो। थैंक यू। आपके लिए क्वेश्चन है दैट इज मैच द कॉलम, प्लीज डू दिस क्वेश्चन फॉर योर रिविजन। आई होप कि आपसे हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं मैच द कॉलम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।